हेलो। आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्ट कर रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन को हम समझेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब होता है हम इसका भौतिक विभाजन करेंगे। किसका? अपने कंट्री का। यानी यहां पे भौतिक रूप से मौजूद कौन कौन सी चीजें हैं। भौतिक रूप से मतलब ये होता है ऐसी चीजें, या ऐसा आप कहो कि टोपोग्राफी जो दिखता है। तो क्या क्या दिखेगा आपको? पर्वत, पठार, मैदान, यानी आपके माउंटेन, आपके प्लेट्यू, प्लेन, ये सब ऐसी टोपोग्राफी है जो आपको दिखती है। तो आज हम लोग इंडिया के इसी पोर्शन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी में प्यारे बच्चों अब तक मैंने आपको बेसिक बताया है कि क्या लोकेशन है इंडिया की, साथ ही साथ क्या नेबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी समझाया है, और जो भी नीडेड था अब तक की क्लास में वो मैंने बताया है। क्योंकि थोड़ा सा हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम हिमालय की बात करते हैं तो किस काल में ये बना, किस पीरियड में ये बना, किस एरा में ये बना, उसकी बात भी हम थोड़ा सा करते हैं। ये रीजन है कि हमें पता होना चाहिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, इसीलिए मैंने पहले वो बता दिया था। तो मैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की जब बात करता हूं तो यहां पे हम लोगों को 6 टाइप्स पे काम करना है, यानी 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। हिंदी में बोले तो हम कहेंगे कि भारत का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन। भौतिक का मतलब होता है जो चीज आपको दिखे। तो यहां पे क्या क्या आपको दिखेगा? तो जब हम भौतिक विभाजन की बात करते हैं भारत की, तो हमको यहां पे सबसे पहले तो पर्वत दिखता है। पर्वत हमें बिल्कुल दिखते हैं कि ये है। तो माउंटेन हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है भौतिक विभाजन में। इसके बाद हम बात करते हैं पठार की। पठार का मतलब है प्लेट्यू। तो प्लेट्यू भी हमें दिखते हैं। मैदान की बात करें तो ये भी हमें दिखाई देगा हमारे इंडिया में। इसके बाद हम बात करते हैं उन प्लेन की जो समुद्र से जुड़ी हुई प्लेन है, इन्हें कोस्टल प्लेन बोला जाता है, तटीय मैदान बोला जाता है। तो कोस्टल प्लेन हो जाएगा इसके बाद आपका। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं, और एक ही मरुस्थल है जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। आप सब जानते हैं, थार का मरुस्थल, डेजर्ट यानी। इसके बाद हमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो है द्वीप। द्वीप का मतलब है हमें अंडमान निकोबार और हमें लक्षद्वीप देखने को मिलता है। ये आइलैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आइलैंड्स कहलाते हैं। तो ये 6 तरीके के फिजियोग्राफी या टोपोग्राफी हमें देखने को मिलती है। ये 6 तरीके के भौतिक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। कहां? हमारे इंडिया में। लेकिन हम वर्ल्ड वाइड इन्हीं टोपोग्राफी की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं इस टॉपिक का। तो यदि मैं वर्ल्ड वाइड इसी टोपोग्राफी की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड भी हमें माउंटेन दिखेगा, वर्ल्ड वाइड भी हमें प्लेट्यू, प्लेन, कोस्टल प्लेन, डेजर्ट, आइलैंड दिखेंगे। लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड वाइड हम लोग जब काम करते हैं तो इन चीजों को तो हम कहां लेके चलते हैं कि ये महाद्वीप के अंदर है। लेकिन वर्ल्ड वाइड तो हमें महासागर भी देखने को मिलता है। तो ये चीजें, ये टोपोग्राफी हमें कहां मिलते हैं? महाद्वीप में, हमें कंटिनेंट्स में मिलते हैं। हमें कुछ टोपोग्राफी ओशन में भी मिलते हैं, महासागरों में भी मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल कौन कौन सी टोपोग्राफी हमें मिल सकती है, मैं ये समझाने का प्रयास करता हूं। और मेरे पास एक डायग्राम है जिसको मैं बनाता हूं, और आप लोग भी इसको बना लें। तो इस डायग्राम में आपको पता चलेगा कि पूरे अर्थ में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर का स्थान हमें देखने को मिलता है, सबसे टॉप का पोजीशन हमें देखने को मिलता है, जिसका बेस आप कहोगे कि थोड़ा विड्थ वाइड होता है, चौड़ा बेस होता है, लेकिन इसका जो टॉप होता है वो नुकीला होता है, शार्पन टॉप होता है। इसे बोलते हैं माउंटेन। तो पहली टोपोग्राफी तो आपको मिल गई माउंटेन, यानी पर्वत। हिंदी में बोले तो पर्वत। ये पहली टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्थलाकृति, स्थल में मौजूद आकृति। ठीक है, तो स्थल में मौजूद ये आकृति आपको पहले मिल गई। दूसरी बात हम करते हैं कि और हमें क्या मिलता है, तो फिर ये थोड़ा सा, ये धीरे से थोड़ा सा क्या होता है, ये टेबल के टाइप का शेप ले लेता है। यानी सबसे ऊंचा पर्वत, उसके बाद यदि ये टेबल का शेप ले लेता है तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू यानी पठार।
और पठार से भी नीचे अब आपको कोई मिलता है तो पठार से भी नीचे आपको मिलता है प्लेन, यानी मैदान आपको मिलते हैं। ये पठार से भी नीचे होते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे बताऊं कि ये पर्वत क्या है, मैं एक बार पहले बना देता हूं, फिर एक बार और एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा। इसके बाद आपके पास यहां से शुरू होता है महासागर का कॉन्सेप्ट, और ये थोड़ा सा उभार आ जाता है यहाँ पे, और उसके बाद आपको महासागर में भी एक प्लेन मिलता है, और बीच बीच में आपको थोड़े से यहाँ पे भ्रंश घाटियां टाइप की, और साथ ही साथ आपको कटक टाइप का मिलता है। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं बिल्कुल डिटेल से। तो क्या क्या मैंने बताया, माउंटेन बताया, प्लेट्यू बताया, प्लेन बताया, उसके बाद आपका शुरू होता है ओशन, यानी महासागर। क्या शुरू होता है, ओशन, ठीक है, महासागर लिख लिया। तो ये हमें मिलते हैं कुछ टोपोग्राफी देखने को, ठीक। चलिए अब स्टार्टिंग से मैं शुरू करता हूं कि हमें क्या क्या स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेगा। जब हम माउंटेन की बात करेंगे तो माउंटेन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप देखें। माउंटेन में हमें एक तो पीक देखने को मिलेगा और एक बेस देखने को मिलेगा। बेस इसका क्या होगा, आधार इसका क्या होगा, चौड़ा होगा, और पीक तो बिल्कुल पॉइंट टाइप का होगा, ठीक है। पीक बिल्कुल पॉइंट टाइप का पिरामिडल शेप का पीक होगा। पीक कैसा होगा, पिरामिडल शेप आपको मिलेगा माउंटेन, ठीक है। पिरामिड ऐसे ही तो होते हैं जिसके पास एक टॉप होता है, एपेक्स होता है, और एक आपके पास बेस होता है। अब बेस आपका किसी भी शेप का हो सकता है, यानी भारत का हम भौतिक विभाजन करने वाले हैं। भौतिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, एक ऐसा भाग, एक ऐसा आप कहो कि एक ऐसी चीज या एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें दिखे। तो हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो हमें दिखते हैं। तो पहले आप लोग यहां पे नोट करें कि सबसे पहले तो हम भारत के भौतिक विभाजन में 6 टाइप से भारत का विभाजन करते हैं। वो 6 विभाजन, वो 6 आप कहो टोपोग्राफी जो भारत में दिखती है, स्थलाकृति, स्थल में मौजूद आकृति, जैसे टोपोग्राफी बोला जाता है। तो कौन कौन सी टोपोग्राफी हमें दिखती है, पर्वत, माउंटेन दिखता है, पठार, प्लेट्यू दिखते हैं, प्लेन यानी आपको मैदान दिखते हैं, और साथ ही साथ आपको कोस्टल प्लेन दिखते हैं, यानी आपको तटीय मैदान दिखते हैं जो समुद्र से घिरे हुए मैदान है। साथ ही साथ हमें मरुस्थल मिलता है, डेजर्ट मिलता है, और साथ ही साथ हमें आइलैंड्स, द्वीप मिलते हैं। भारत में अंडमान और लक्षद्वीप जैसे द्वीप भी मौजूद है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि जब हम वर्ल्ड वाइड इन्हीं टोपोग्राफी को डील करें, वर्ल्ड वाइड इन्हीं टोपोग्राफी की बात करें, तो कितनी टोपोग्राफी हमें मिलती है। तो वर्ल्ड वाइड भी हमें एक सभी टोपोग्राफी मिलती है, साथ ही साथ हमें समुद्र, ओशन और भी मिलता है। यानी हम यहाँ पे 2 चीजों की बात करेंगे। एक तो हमारा कहलाएगा कंटिनेंट्स, यानी हमारे महाद्वीप जहां हम रहते हैं, जहां पर्वत, पठार, मैदान ये सब है। साथ ही साथ हमें मिलेगा समुद्र, और समुद्र से जुड़ी हुई भी कुछ टोपोग्राफी हमें मिलती है। इसमें हमें माउंटेन मिलता है जो सबसे पीक का प्लेस होता है, या सबसे पीक रखता है ये, और इस पीक को आप एपेक्स बोल सकते हो। और साथ ही साथ इसके पास बेस होता है। बेस ज्यादा ब्रेड्थ रखता है, ज्यादा चौड़ाई रखता है, और अपेक्स आपको एक कहेंगे कि पिरामिडल शेप में ये अरेंज होता है। यहां पे ये जो स्टीप है इसका, या स्लोप है इसका, थोड़ा स्टीप फॉर्म में होता है या ज्यादा स्लोप होता है, ऐसा समझे। और डिपेंड करेगा माउंटेन पर कि किसका स्लोप कम है, किसका स्लोप ज्यादा है। इसके अलावा फिर सेकेंड हाइट वाला जो टोपोग्राफी है वो प्लेट्यू होगा, पठार होगा। उसके बाद जो और नीचे होता है वो मैदान होते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चलूं तो माउंटेन से जुड़ा हुआ हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, माउंटेन रेंज, माउंटेन सीरीज और कॉर्डिलेरा, ठीक है। तो मैं माउंटेन रेंज के बारे में बता दूं तो सेम एज के जो ग्रुप होते हैं माउंटेन के, सेम एज के, जैसे सेम एज के कौन हुए, जैसे शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज में जितना भी पूरा पोर्शन आपको मिलेगा वो सेम एज का है। जैसे माउंटेन की बात करें हम, तो हिमालयन माउंटेन की बात करें हम, तो वहां पे हमारे पास 4 रेंज मिलते हैं, जिसमें से ट्रांस हिमालयन रेंज एक अलग रेंज हो गई, बहुत पहले थी, हिमालय से पहले भी थी। फिर हिमालयन रेंज में, हिमालयन सीरीज में कौन कौन से आ जाएंगे, ट्रांस हिमालय भी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आगे के भी आ जाएंगे। अब क्या है सीरीज और रेंज में अंतर, रेंज सेम एज के पर्वत को दिखाता है, जबकि सीरीज पैरेलल रेंजेस को दिखाता है। तो सेम एज के पर्वत में आपको मिल जाएगा सबसे पहले तो ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय मिलेगा, ग्रेटर हिमालय मिल जाएगा, फिर इसके बाद आपको मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय। तो ये रेंजेस कहलाएंगे इंडिविजुअली। जब इनको पैरेलल फॉर्म में हम ग्रुप को देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा, श्रृंखला कहलाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंज पैरेलल, ये मैंने पैरेलल का सिंबल बनाया है।
इसके बाद कॉर्डिलेरा तब बनता है जब हमें डिफरेंट फॉर्म में माउंटेन मिले। डिफरेंट फॉर्म का मतलब यह है कि कोई अरेंजमेंट ना हो, कोई इधर फैला है तो कोई माउंटेन उधर फैला है तो कोई नीचे फैला है, इस तरीके से माउंटेन आपको मिलते हैं तो वो कहलाता है कॉर्डिलेरा। ये कॉर्डिलेरा हमें जनरली उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है, इंडिया में कॉर्डिलेरा नहीं मिलता है। इसके बाद हम प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू भी एक उभार लिए हुए स्ट्रक्चर है। इसके पास भी एक क्या होता है, धरातल के नीचे का जो हिस्सा है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे का। कैसे नीचे का, मतलब भूमि से उठा हुआ है, भूमि से नीचे नहीं है, लेकिन माउंटेन के कंपेयर में थोड़ा ये क्या है, नीचे है। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि ये और क्या रखता है, तो इसके बारे में आप कहोगे कि ये ऊंचाई माउंटेन से तो कम रखता है लेकिन मैदान से ज्यादा रखता है। मैदान के बारे में क्या कहेंगे कि स्थल में यदि मौजूद है ये कोई भाग, स्थल में मतलब आपके अर्थ में मौजूद है या लैंड में मौजूद है, और स्थल में मौजूद सबसे नीचा भाग, अर्थ में सबसे नीचा यदि आप कहो, अर्थ ना बोल के हम इसको स्थल बोल देते हैं, स्थल मतलब आप लैंड बोलोगे, अर्थ में तो सब आ जाएगा। स्थल में यदि कोई भाग सबसे नीचे दिख रहा है आपको तो वो फिर आपका मैदान है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्थल में सबसे नीचे। यह समतल भी हो सकता है, मैदान उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, मैदान के बारे में ये चीज ध्यान रखना है। फिर हमारे यहाँ ओशन या महासागर शुरू होता है, और महासागर में क्या क्या देखने को मिल सकता है, ये महाद्वीपीय मग्नीय तट है, ठीक है, महाद्वीपीय मग्नीय तट है। इसका मतलब ये हुआ, इन्हें हम कंटिनेंटल सेल्ट बोलते हैं, इस हिस्से को कंटिनेंटल सेल्ट बोलते हैं। ये हिस्सा यहां से महासागर शुरू हो गया, तो पहले हिस्से को तो हम कंटिनेंटल सेल्ट बोलते हैं, यानी अभी ये महाद्वीप का ही हिस्सा है, इसे हिंदी में बोलेंगे महाद्वीपीय मग्न तट। इसके बाद शुरू होता है हमारा महासागर, जहां पे ये महासागरीय ढाल कहलाता है, ये ओशनिक स्लोप कहलाता है। ओशनिक स्लोप यानी महासागर का ढाल आप हिंदी में बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास महासागर का ये उभार है, ये महासागर का उभार है, और उसके बाद बल्ज है महासागर का, ऐसा समझो। उसके बाद महासागर का ये प्लेन शुरू होता है, तो ओशनिक प्लेन कह सकते हैं, ये ओशनिक प्लेन शुरू होता है, ठीक है। महासागर का क्या कह सकते हो, प्लेन शुरू हो, PLAIN प्लेन लिखे, PLAN भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो महासागर का ये सॉरी महासागर का ये प्लेन शुरू हो गया, ये महासागर का स्लोप है, यानी ये क्या है, ढलान है। इसके बाद ये बीच बीच में हमें कुछ ऐसे प्लेस मिल जाते हैं, तो ये जो हमें सेत मिलता है, ये हमें जो उभार मिलता है, इसे कटक बोलते हैं, या महासागरीय कटक। महासागरीय कटक यानी आप कह सकते हो रिज, इंग्लिश में इसको रिज बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे महासागरीय कटक, ठीक है। कटक मतलब एक उभरा हुआ प्लेस। और ये जो बीच में हमें दो ये स्थल, महासागरीय स्थल मिलते हैं, और बीच में हमें ये जो स्थान मिलता है, इसे भ्रंश घाटी बोलते हैं। ये भ्रंश घाटी हमें स्थल में भी मिलती है, और ये भ्रंश हमें रिफ्ट वैली हमें समुद्र के अंदर भी मिल जाती है। तो इस तरीके से हमें पूरा ये टोपोग्राफी समझ में आ जाना चाहिए। बिकॉज वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर को बिगिन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या टोपोग्राफी, क्या क्या स्थल आकृति, क्या क्या महासागर की आकृति हमें मिलेंगी। और भी आगे मिलेंगी जिनकी बात हम कर लेंगे, पर इतना भी एटलीस्ट आप समझ लें। और फिर मैं स्टार्ट करता हूं आज पर्वत, माउंटेन बिगिन करने वाले हैं। हालांकि इस पर काम और हम बाद में भी करेंगे जब हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, पर फिलहाल थोड़ा सा नॉलेज तो आपको होना चाहिए। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन, जिसे हम बलित पर्वत बोलते हैं। दूसरा हमारे पास मिलता है ब्लॉक माउंटेन, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है। ब्लॉक पर्वत के अलावा इसका नाम होता है भ्रंश या दरारी पर्वत, ठीक है। भ्रंश पर्वत या दरारी पर्वत, ये इसका नाम हो गया ब्लॉक माउंटेन का। इसके बाद हमें मिलता है थोड़ा अपशिष्ट टाइप के पर्वत, नहीं, जिनका क्षरण हो गया या जो डिग्रेड हो गए, जो डाउन हो गए, ठीक है। यानी हो सकता है ब्लॉक माउंटेन ही डाउन हो गया हो सकता है आपका फोल्डेड माउंटेन ही डाउन हो गया हो, या एक्चुअल में ये फोल्डेड ब्लॉक का फॉर्म ना बोल के ऐसा बोलना चाहिए कि बहुत पहले के पर्वत थे, और क्योंकि बहुत पहले के थे इसलिए ये धीरे धीरे क्या हो गए, डाउन हो गए, क्योंकि एयर के कारण, पानी के कारण, बाढ़ के कारण, और कई रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण इनका क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया। इन्हें बोलते हैं रेसिडुअल, रेसिडुअल या फिर अपशिष्ट पर्वत, ठीक। और लास्ट में एक हम देख सकते हैं एक्यूमुलेटेड, कहीं कहीं देखने को मिलता है एक्यूमुलेटेड, वैसे पर्वत थे नहीं लेकिन एक्यूमुलेशन के कारण बन गए। और हमें वोल्केनिक, वोल्केनिक का मतलब हुआ हमें ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलता है। तो ये टाइप है पर्वत के, आप लोग देख लें जल्दी से। इसके
बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं हम इनके सबके कंडीशंस की, कैसे बने। तो देखो बच्चों, 3 तरीके से मोशन प्लेट का होता है। एक मोशन होता है प्लेट का ऐसा, एक होता है प्लेट का मोशन ऐसा, और एक होता है प्लेट का मोशन ऊपर और नीचे। तो ये 3 तरीके से मोशन प्लेट्स करती हैं जमीन के अंदर जो प्लेट्स मौजूद है। ये दिमाग में बैठा हो। जब प्लेट्स पास में आती हैं तो टकराएंगी तो डिस्ट्रक्शन करेंगी, तो इसको डिस्ट्रक्टिव मोशन या कन्वर्जेंट मोशन बोलते हैं। कैसा मोशन? डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट। अब हिंदी में बोले इसको तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पास पास आने को अभिसारी गति। क्या बोलेंगे? अभिसारी गति। और इंग्लिश में बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव मोशन, सॉरी मोशन तो डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव मोशन या फिर कंजर्वेंट मोशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट या फिर डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इसलिए कि टकराएंगे तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन होगा। हाँ, यहां पे क्या होता है जब दूर जाती हैं तो इसको बोलते हैं अपसारी, पसार रही है ऐसा समझो, अपसारी। और इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट मोशन, या इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ये कंस्ट्रक्टिव होगा, ये डिस्ट्रक्टिव था, ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं रूपांतरण गति। तो बच्चों होता क्या है, जब ये वाली कंडीशन होती है तो जनरली माउंटेन ही बनते हैं, जनरली बोल रहा हूं मैं। और इस केस में जनरली ज्वालामुखी बनते हैं, और इस केस में जनरली भूकंप आते हैं। तो ये 3 कहानियां होती हैं। हालांकि ज्वालामुखी के टाइम में भी भूकंप तो थोड़ा बहुत होगा, पर एक जनरल आपको आइडिया में दे रहा हूं कि ऐसा होता है। ठीक, अब देखें होगा क्या। अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास आई और ये एक दूसरे से ओवरलैप कर गई। जब ये दोनों प्लेट ओवरलैप करती हैं तो उस दौरान यहां पे फोल्डिंग आ जाती है, तो हमें फोल्डिंग माउंटेन मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक मोड़ आ जाता है जमीन में, और मोड़ आ जाने से वो उठ जाता है, और उठ जाने के कारण वो एक क्या ले लेता है? फोल्ड ले लेता है। और इन फोल्ड में कौन कौन आ जाते हैं? सभी हमारे मॉडर्न जो पर्वत है, जो आधुनिक पर्वत है आज के, वो आते हैं फोल्ड में। कौन कौन आ जाएंगे इसमें? लिख लो आप लोग नाम। इसमें आ जाएगा आपका हिमालय, सबसे पहले तो लिख लो हिमालय। के बाद आपका इंडीज आ जाएगा। इंडीज कहाँ है? आपको याद होगा, दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी आपका आ जाएगा, उत्तर अमेरिका में है। आपके अल्पस आ जाएगा, यूरोप का अल्पस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका ग्रेट डिवाइडर रेंज कहाँ है भाई? ग्रेट डिवाइडर रेंज याद भी रखो आप लोग। ग्रेट डिवाइडर रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, पूछा भी जा सकता है। साथ ही साथ आपका यूराल आ जाएगा। यूराल कहाँ है? यूराल यूरेशिया में माना जाता है। ये यूरोप और एशिया के बॉर्डर को बोलते हैं, इस पर्वत से बॉर्डर डिसाइड होता है। अब ये दरारी पर्वत कब बनेगा? सपोज ये प्लेट एक दूसरे से दूर हो गई थोड़ा सा, या फिर पास भी आ रही है तो एक दरार बन गया। तो उस दरार से क्या होगा? ये समझो आप। ठीक, तो उस दरार से ये होगा कि इस दरार में आपका ये जो इधर का हिस्सा है, ठीक, ऐसा समझो, ये जो ब्लॉक है पूरा, ये ब्लॉक समझो आप पहले। अब दरार कुछ इस कारण से आया कि ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे धंस गया, जिससे क्या होगा कि ये पूरा आपको रीजन मिल जाएगा। ये दोनों हिस्से नीचे धंस गए, ये दोनों नीचे धंस गए, तो ये उठ जाएगा। तो ये ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। ठीक है, साथ ही साथ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कौन सा हिस्सा धंस जाए, इधर के हिस्से ना धंस के ये बीच का हिस्सा ही नीचे धंस जाए, ये भी हो सकता है। तो भ्रंश घाटी भी बन सकती है, इसे हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। जब हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो भ्रंश घाटी में ही बहती है, क्योंकि 2 हिस्से उठ गए हैं और बीच का हिस्सा क्या हो गया है? नीचे चला गया है। तो इस तरीके से हमें ब्लॉक माउंटेन मिलते हैं। कौन है ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल? कुछ एग्जाम्पल आप लिख लें, इसी बहाने याद भी हो जाएंगे ये। एक तो आपका है वासजेस। वासजेस आपको मिलता है फ्रांस में। इसके अलावा दूसरा आप लोग लिखिए सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज आपके कहां मौजूद है? ये आपके मौजूद है पाकिस्तान में। पाकिस्तान लिख लें। और भी है सुलेमान रेंज, बहुत सारी रेंज और है, लेकिन हम जब ब्लॉक की बात करेंगे तो सॉल्ट रेंज आ जाएगा। सिमरा नोवाटा करके है एक, कहां भैया? सिमरा नोवाटा। सिमरा नोवाटा का आप याद रखें, ये यूएसए में है और सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है। ये नोट बनाइए इसमें आप, सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत पूरे विश्व का। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट, अब ये तो यार ब्रांड है, सुना होगा आपने, ब्लैक फॉरेस्ट। ये बच्चों यूरोप में है, ये जो ब्रांड आप सुनते हैं वो इसी से आया है। ठीक है, अब हम रेसिडुअल की बात कर लेते हैं, अपशिष्ट पर्वत। तो हमारे बहुत सारे पर्वत ऐसे हैं जो बहुत पहले बन गए थे, प्राचीन पर्वत में उनका नाम आता है।
ठीक है, आपको मैंने बताया था कि कब बन गए थे। जैसे आपका अरावली है, अपने इंडिया के बहुत सारे पर्वत, अरावली हो गए, सतपुड़ा हो गया, इसके अलावा विंध्य श्रेणी के पर्वत हो गए, विंध्य पर्वत, इसके अलावा आपके राजपीपलाना के पर्वत हो गए, पारसवाड़ा की पूरी श्रेणी हो गई, पारसवाड़ा पर्वत हो गए। नहीं तो ये पर्वत सब किसमें आ जाएंगे, महादेव के पर्वत हो गए। ये सब का महादेव सतपुड़ा में ही आ जाता है वैसे, ठीक है। तो ये अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, पारसवाड़ा, राजपीपलाना फिर आपका विंध्य में आ जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। वोल्केनिक कौन से होते हैं, वोल्केनिक जनरली वोल्केनो से बनते हैं, ज्वालामुखी से ही बनते हैं। कई बार वोल्केनिक पर्वतों को वोल्केनो भी बोल दिया जाता है, तो आप बिल्कुल टेंशन इस बात पे मत लेना। तो एक आपका कॉटोपेक्सी है, तो कॉटपेक्सी कहां पे है, ये कॉटपेक्सी इक्वाडोर में है, इक्वाडोर एक कंट्री का नाम है। इसी तरीके से आपने फ्यूजी सुना होगा, कहां है भाई फ्यूजी पर्वत, ये जापान में है, माउंट फ्यूजी इसका पूरा नाम है। तो माउंट फ्यूजी याद रखो, जापान में है। ऐसे और बहुत सारी है, जैसे इंडोनेशिया में भी एक क्रैकाटोआ, तो इंडोनेशिया में भी एक क्रैकाटोआ, और भी है बच्चों, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। ये इंडोनेशिया में, कंट्री लिख लो, ये जापान में, ठीक है। कॉटपेक्सी इक्वाडोर कंट्री में है। तो ये कुछ आपको एग्जांपल मिल गए। एक्यूमुलेटेड में मैं बता दूं, गोबी मरुस्थल है अफ्रीका में, वहां से रेत उड़ उड़कर चीन में आ गई, और चीन में एक इकट्ठा हो गई वो, और उसने एक पर्वत बना लिया जिसे बोलते हैं टकला मकान। तो इस तरीके से हमें एक्यूमुलेशन भी मिल सकता है, मतलब पहले कोई पर्वत नहीं था, एक्यूमुलेशन के कारण वो पर्वत का रूप ले लिया। तो ये हमें वैरायटीज पर्वत के मिल सकते हैं, जिनका नॉलेज हमें होना चाहिए। आज हम बिगिन कर रहे हैं। तो अब हम हिमालय के बारे में जान चुके हैं कि हिमालयन के लिए दो प्लेट आके टकराए, नीचे से ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ऊपर से प्लेट, ठीक है। और ये दोनों प्लेट टकराए, और इन दोनों प्लेट से टकराने से फिर जाके हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय बना, ठीक। तो हिमालय के बनने की कहानी तो ठीक है, अपनी जगह है। फिलहाल आज हम शुरू कर लेते हैं माउंटेन पर। तो माउंटेन की हेडिंग आप डाल सकते हैं, उससे पहले एक दो चीज और सुन लें। अब हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इसको इरेज कर देता हूं, कुछ चीजें और मैं पॉइंट कवर करके बिल्कुल बिगिन कर रहा हूं माउंटेन को, और वन बाय वन हम सब पढ़ेंगे। अभी माउंटेन में एक दो क्लास और रहेंगी। जनरली ये पाया गया है कि हमारे यहाँ माउंटेन से ज्यादा हिल्स है, यानी माउंटेन यदि हमारे पास 11% है तो 18% हिल्स है, दोनों मिला के लगभग 29% हमें देखने को मिलता है टोटल, हमें ये माउंटेन और हिल्स मिला के। ये हमें इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। प्लेट्यू हमारे इंडिया में कितने हैं, पठार कितने हैं हमारे यहाँ, पठार हमारे यहाँ पे बच्चों 28% है, 1% कम माउंटेन से, जबकि प्लेन हमारे यहाँ अच्छे हैं, इसीलिए हमें रहने को अच्छा स्थान मिल जाता है, 43% प्लेन है। पर फिर भी ये माउंटेन और प्लेट्यू ज्यादा है। हालांकि प्लेट्यू हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इन प्लेट्यू के होने से हमारे यहाँ खनिज का भंडार है, जैसे झारखंड का, छत्तीसगढ़ का ये इलाका, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा और आइडिया देना है। अब इतना आइडिया होने के बाद अब बिगिन किया जा सकता है नॉर्थ के माउंटेन, यानी आप इसको हेडिंग में लिखें नदर्न माउंटेन रेंज, नदर्न माउंटेन रेंज, यानी उत्तरी भारत के पर्वत श्रृंखला। हम बहुत सारे पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे, जिनमें से हमें मेन तो पढ़ना है हिमालयन। तो हिमालयन में हम क्या करने वाले हैं, तो एक तो ट्रांस हिमालय आ जाता है और एक हिमालय आ जाता है। हिमालय को जनरली हम अलग ही कर देते हैं, ट्रांस हिमालयन को अलग, हिमालय का ही हिस्सा है ट्रांस हिमालयन, पर हिमालयन को अलग कर दिया जाता है। कौन कौन से हैं हिमालयन में, सबसे पहले तो हिमालयन में आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर का ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, बृहद हिमालय बोलते हैं हिंदी में। फिर आपको नीचे मिलेगा मिडिल हिमालय, जिसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय, और आपको नीचे मिल जाएगा शिवालिक। तो ग्रेटर हिमालय बृहद हिमालय हो गया, जिसे हिमाद्री बोल देंगे, ये शिवालिक हो जाएगा। तो ये तीन तरीके से हिमालय को पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय तो पढ़ेंगे ही। तो ये पूरा हिस्सा आपको नदर्न माउंटेन रेंज में मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या होता है वो समझें। अब कैसे बनता है देखो, एक तो आपका ये ट्रांस हिमालय है, ये दूसरी रेंज आपकी हो गई मान लो ग्रेटर की, तीसरी आपकी रेंज निकल के आई मध्य की, और चौथी रेंज निकल के आई शिवालिक। ये पूरा एक तरीके से देखो तो यहां से जम्मू कश्मीर से शुरू होके ये पूरा अरुणाचल प्रदेश तक रेंज जाती है। ट्रांस हिमालय हालांकि हम मिक्स मान लेते हैं बाद में ग्रेटर के साथ ट्रांस हिमालय, लेकिन हिमालय के बनने से पहले बन गया था। तो ये एक पूरा हमें पोर्शन मिलता है, ठीक है। क्या समझे आप, पैरेलल में मिलता है इसलिए रेंज हो गई। सबसे ऊपर आपको ट्रांस हिमालयन रेंज मिल गया, फिर आपको ग्रेटर हिमालय रेंज मिल गया,
फिर आपको मिडिल हिमालयन रेंज मिल गया और लास्ट में आपको शिवालिक मिल गया। ये आपको टोटल रेंजेस मिल गई। अब इन रेंजेस को डिवाइड करने के दो वेज होते हैं हमारे पास। पहला वे होता है कि वर्टिकली इनको हम देखें, ऊपर से वर्टिकली देखें तो ऊपर से वर्टिकली क्या आएगा, ट्रांस हिमालयन, ग्रेटर हिमालयन, मिडिल हिमालयन और शिवालिक। तो पहला तरीका है वर्टिकल डिवीजन करना। ये पहला तरीका है कि आप वर्टिकल डिवीजन करो, इसी को बोलते हैं नॉर्थ टू साउथ डिवीजन करना। ये पहला तरीका है, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन कर लो या इसी को वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं। ये हिमालयन की बात कर रहा हूं मैं, नदर्न माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूं मैं। अभी माउंटेन रेंज में हमें बहुत सारे माउंटेन पढ़ने हैं। आज मैं नदर्न माउंटेन की बात कर रहा हूं, फिर ईस्टर्न की भी बात करेंगे हम लेटर ऑन। नदर्न में भी आज हम फोकस करेंगे कि ये हो जाए, अपना तीनों हो जाए। ठीक है, टाइम दे रहे हैं, आराम से करिए। तो ये वर्टिकल डिवीजन यानी आप कह सकते हो कि आपका ऊर्ध्वाधर ये डिवीजन हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा डिवीजन हो सकता है हॉरिजॉन्टल, या हम बोल सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट मतलब ऐसे में, यानी ऐसा ये हिस्सा क्या है, ऐसा ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा क्या है। तो ऐसे में भी हम 4 हिस्से करते हैं। जैसे इसमें मैंने 4 हिस्से किया, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। यहां भी हम 4 हिस्से करते हैं। पहला हिस्सा काश्मीर हिमालय के बाद आपको मिल जाएगा कुमायूं हिमालय, और कुमायूं हिमालय के बाद आपको मिल जाएगा नेपाल हिमालय, और फिर मिलेगा असम हिमालय। अब इनको मैं डिटेल से समझाता हूं। पहले तो मैं आज वर्टिकल डिवीजन समझाता हूं आपको, फिर मैं कल की क्लास में आपको यह समझाऊंगा कौन कौन से। सबसे पहले तो काश्मीर हिमालय, काश्मीर के बाद कुमायूं, कुमायूं के बाद नेपाल, नेपाल के बाद आपका आ जाएगा असम। ये 4 डिवीजन आपको मिलेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर ले, आज हम वर्टिकल डिवीजन पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए वर्टिकल डिवीजन। तो नदर्न माउंटेन रेंज में हम लोग हिमालयन रेंज बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, पहला हिस्सा आज का वर्टिकल बोले या फिर नॉर्थ टू साउथ डिवीजन ऑफ हिमालय, या नदर्न माउंटेन रेंज ऐसा लिख लो। जो उत्तरी भारत के पर्वत श्रृंखला है उसका वर्टिकल डिवीजन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो हिस्सा आपको मिल रहा है वो मैंने अभी इंडिकेट किया था, ट्रांस मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ग्रेटर हिमालय। फिर मिल रहा है आपको नेक्स्ट हिस्सा, और इस हिस्से को हम बोलते हैं मिडिल हिमालय। फिर हमको मिल रहा है तीसरा हिस्सा, चौथा मिल गया ना, शिवालिक हिमालय। तो 4 हिस्से हमें मिल रहे हैं। कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, फिर मिल रहा है हमें ग्रेटर, फिर मिल रहा है हमें मिडिल, और फिर मिल रहा है हमें लास्ट में शिवालिक। यहां पे ग्रेटर हिमालय को ही हम बोलते हैं हिमाद्री बोलते हैं, नहीं? ठीक है, ये ट्रांस हिमालय। चलिए मैं शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने। अब मैं 1 बाय 1 इनको समझाना चाहूंगा। ट्रांस हिमालय से हम शुरू करते हैं आज, और मैं कुछ पॉइंट बोलता चल रहा हूं, आप उसको समझते चलें, लिखते चलें, इंडिकेट करते चलें। ट्रांस हिमालय बच्चों, ये माना जाता है कि हिमालय से बहुत समय पहले पैदा हो गया था, यानी हिमालय से कई गुना साल पहले ये डेवलप हो चुका था। कैम्ब्रियन और टर्सरी पीरियड में डेवलप हो गया था। कैम्ब्रियन से शुरू होकर टर्सरी पीरियड तक ये डेवलप हो गया था। अब मैंने बताया है कैम्ब्रियन क्या है, टर्सरी क्या है, तो यहां तक ये डेवलप हो गया था। ठीक है, इसके बाद ये सभी ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट ऐसा मानो। और ये टोटल लेंथ कितनी कवर करते हैं ये भी मैं चाहूंगा आप याद रखो, बाद में कल काम आएगा। कल हम पढ़ेंगे इसी पर, 2400 किलोमीटर की लगभग। और इनकी विड्थ के बारे में बात करें तो बच्चों होता क्या है, इनका विड्थ आप देखो क्या होता है, और इनकी हाइट आप देखो क्या होता है। जब आप वेस्ट से चलना शुरू करते हो, ईस्ट की तरफ जाते हो, तो इनकी विड्थ क्या होती है, कम होती है। विड्थ क्या होती है, कम होती है। और विड्थ इनकी लगभग आप ये समझो कि 160 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में विड्थ इनकी वेरी करती रहती है। और हाइट इनकी बढ़ती है, जैसे जैसे आप वेस्ट से ईस्ट में जाते हो तो हाइट इनकी क्या होती है, बढ़ती है। और एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर मान लो। मैक्सिमम तो आपको पता है 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट है, लेकिन एवरेज हाइट हम 6000 मीटर बोल सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जैसे आप वेस्ट से चलना शुरू करोगे कश्मीर से ईस्ट की तरफ, तो क्या होगा, विड्थ क्या होगा, कम होगा, जबकि हाइट क्या होगा,
बढ़ेगा। तो ये एक फैक्ट और है। तो ट्रांस हिमालयन में भी ये फैक्ट वैलिड होगा, तो ट्रांस हिमालयन में भी ये फैक्ट वैलिड है। सेडिमेंट्री रॉक से बना है ये, अवसादी चट्टाने हैं ये, अवसादी चट्टानों को रखता है ये। कैम्ब्रियन से टर्सरी पीरियड के बीच में बना है, अवसादी चट्टाने रखता है। अब ये कौन कौन सी रेंजेस को रखता है, कौन कौन सी श्रृंखला रखता है, क्या श्रृंखलाएं हैं जो इसके अंदर आती हैं? तो है काराकोरम, लिख लो पहले, ट्रिक अपनी सिंपल है, के याद करो पहले, काराकोरम के बाद लद्दाख, KL, फिर जास्कर, जेड। मेन तो अपने पास यही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। KL, ZK, KL, ZK, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये मेन रेंजेस हैं जो हमें यहां पे देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास और भी रेंजेस हैं। इसके बाद KL, ZK, P आता है, पीर पंजाल, फिर आता है धौलाधर। पीर पंजाल के बाद क्या आता है? धौलाधर, और धौलाधर के बाद भी हमें एक मिलता है, शिवालिक भी मिलता है हमें नीचे, ठीक है। तो शिवालिक तो अलग ही हो गया, आपको नीचे शिवालिक भी मिलता है। अब ये कुछ अलग भी है, देखो आप काराकोरम में तो आप इसमें ट्रांस में तो ये 4 याद रखो बस। टोटल यदि आपको याद रखना है शुरू से नीचे तक तो ये आप याद रखो, सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक। टोटल बताया है मैंने। लेकिन सिर्फ यदि आपको बात करना है ट्रांस हिमालयन की, तो ट्रांस हिमालयन में आप तो सिर्फ ये 4 याद रखो, KL, ZK, और टोटल के लिए KL, ZK, PDS, ठीक, ऐसा याद रखो, याद रहेगा KL, ZK, PDS। तो सिर्फ KL, ZK शुरू के 4 किस में आ जाएंगे? ट्रांस में आ जाएंगे। शुरू के 4 आ जाएंगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, और बाद के 3 में मिला लो तो टोटल आपको शुरू से मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक का जितना भी हिमालय का पोर्शन है उसकी रेंजेस याद हो जाएंगी। काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ये रेंजेस हो गई। ये फिर आपकी रेंजेस याद हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं कि और क्या क्या आता है इसमें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखना चाहिए कि काराकोरम रेंज को ही हम बैकबोन ऑफ एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस काराकोरम रेंज को? ये काराकोरम रेंज जो है बैकबोन ऑफ एशिया, ये ध्यान रखेंगे आप। एशिया का बैकबोन कहलाता है काराकोरम हमारा। क्या कहलाता है? एशिया का बैकबोन कहलाता है। माउंटेन रेंजेस का इंपॉर्टेंस है कि ये पानी वर्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन के लिए इंपॉर्टेंट है, हवाओं के रुकने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एशिया में एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिक चेंज में रोल प्ले करता है ये, मानसून लाने में रोल प्ले करता है ये, और यही कारण है कि इसको एशिया का हम बैकबोन भी कहते हैं। और सबसे ऊपर यही काराकोरम ही है, ठीक है। तो सबसे ऊपर काराकोरम ही है। तो एक रीजन ये हो जाएगा बैकबोन ऑफ एशिया बोलने का। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको जब चीजें मिले। अब इस काराकोरम में ही, मैं काराकोरम की बात कर रहा हूं, इस काराकोरम में ही K2 है। इस K2 को बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन। इस गार्डविन ऑस्टिन का मतलब समझ लो, ये नाम है, ठीक। अब इसकी हाइट आप बताओ। इसकी हाइट थोड़ी छोटी मोटी नहीं है, इसकी हाइट ठीक ठाक है। कितनी है ठीक ठाक? 8611 मीटर। 8611 मीटर, इतनी हाइट है बेटा इसकी। भारत में है कह सकते हो, लेकिन POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ये गार्डविन ऑस्टिन, काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है। K2 इसका नाम है, साथ ही साथ गार्डविन ऑस्टिन नाम से भी इसको जानते हैं। ये सबसे ऊंची भारत में कह सकते हो, POK को अपना कहो तो, ठीक है। इसके अलावा यदि POK के अलावा यदि पूछे हम जो भारत में ही है, तो फिर मैं अभी आगे बताऊंगा सिक्किम में कंचनजंगा नाम है, जो 8596 मीटर ऊंची है। फिलहाल अभी तो आप K2 की बात कर लो। यहां पे एक ITSZ करके, या इसी को बोलते हैं हिंज लाइन करके सेपरेशन है। किसके बीच में? मैंने बताया था ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद कौन आता है? ये आपका ग्रेटर हिमालय। इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको बोलते हैं ITSZ या हिंज लाइन। और ऐसे ही सबका सेपरेशन मैं बताऊंगा 1 बाय 1, लेकिन अभी इसका सेपरेशन देख लो। ITSZ, I का मतलब होता है इंडस, T का मतलब सांगपो, T का फुल फॉर्म सांगपो कैसे लिखते हैं? TSANGPO। तो इंडस
यानी सिंधु नदी, इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर, SUTURE, सचर जोन, ये इसका क्या है, लाइन का नाम है जो ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करती है। याद रखेंगे ये बात। तो एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा काराकोरम में। काराकोरम में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ऊंचाई पर है, ये ठंडी है बहुत ज्यादा, बर्फ बन जाता है वहां पे, ग्लेशियर का फॉर्म ले लेता है वहां पे, बड़े ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर हैं। तो कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो आपको याद रखना चाहिए जो काराकोरम रेंज में आते हैं? सबसे पहले हमने क्या लिया, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर लिया। सियाचिन के बाद हमने क्या लिया, सियाचिन के बाद एक लिया बायफ्लो, बायफ्लो, बायफ्लो बोल दो, बायफ्लो बोल दो, BIAFLO, ठीक है, बायफ्लो, ये बैफ्लो बोल दो या तो। फिर बटूरो, ठीक है, बटूरो, सियाचिन, बायफ्लो, बटूरो, हिस्पुर। तो ये चार तो मेन है ही, इन्हें याद कर ही लो। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सियाचिन हो गया, 72 किलोमीटर, 76 बताया है, 72 बताया है, चलो 72 से 76 वेरी करता रहता है, ये ग्लेशियर ही तो है भाई, वेरी करता रहेगा, 72 किलोमीटर। बायफ्लो 63, वेरी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ये 63, 62, 61, ये किलोमीटर मैंने बता दिया है। बाकी और भी है बहुत सारे, मैं नाम ले लेता हूं, सुन लो, कभी आए तो याद रखो। इसके अलावा ये है एक आपके पास चोगोलुंगमो, चोगोलुंगमा, ये भी बहुत नाम आता है, चोगोलुंगमा ग्लेशियर। फिर इसी के नाम पे बाद में आप पढ़ोगे, चोगोलुंगमा के नाम पे आगे चिंगमुंगडुंग ग्लेशियर भी आएगा इसी टाइप का। तो चोगोलुंगमो ग्लेशियर भी है, ठीक है। इसके अलावा कुर्दोपिन है और पुनमाह है, कुर्दोपिन है, पुनमाह है, और ऐसे छोटे मोटे और ग्लेशियर हैं। अब पूरे आपको याद करना है तो कर लो, बाकी चार मैंने बोला है बिल्कुल कंपलसरी है। चोगोलुंगमो ये भी एक ग्लेशियर है, लद्दाख रीजन में है, ठीक। तो ये हो गए आपके काराकोरम के ग्लेशियर, ठीक। और क्या है, और आगे क्या है, और सुनते हैं, और क्या है ट्रांस हिमालय से जुड़ा हुआ। ट्रांस हिमालय से और जुड़ा हुआ सुनिए, कश्मीर में भी कुछ ग्लेशियर है। कश्मीर में दो ग्लेशियर है, एक है रीमो, एक है रुंडुन, रीमो और एक है रुंडुन, ये दो ग्लेशियर है। रीमो बड़ा है, रुंडुन थोड़ा छोटा है। दोनों ग्लेशियर कहां के हैं, कश्मीर के ग्लेशियर है। इसके अलावा उत्तराखंड में तो ग्लेशियर बहुत है भाई। उत्तराखंड में तो आपने गंगोत्री ग्लेशियर सुना ही होगा, हमारा भारत का उत्तराखंड, यूके। कौन, गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है गंगोत्री ग्लेशियर में, हमारी गंगा नदी का ऑरिजिन है ये, गंगा नदी यहीं से तो निकलती है बच्चों। गंगोत्री ग्लेशियर के अलावा और आपने कौन कौन से ग्लेशियर सुने हैं? आपने शायद केदारनाथ सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा भाई, केदारनाथ यात्रा करने जाते हैं हम, चार धाम में से एक है। तो केदारनाथ में ग्लेशियर है, केदारनाथ ग्लेशियर बोलते हैं। ऐसे ही एक ग्लेशियर है मिलम, जिसे काली शारदा ग्लेशियर भी बोलते हैं, काली शारदा नदी यहीं से निकलती है, मिलम ग्लेशियर। अब ये नदी पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे हम मिलम ग्लेशियर, इसलिए अभी से याद रखो, बिल्कुल याद करते चलो, रिवीजन करते चलो। तो गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर। और कौन से ग्लेशियर है यहाँ पे, चलो मेन तो यही है। एक 4 बारी ग्लेशियर भी है पास में ही, यहीं पे 4 बारी ग्लेशियर पास में ही है। यहाँ क्या है ये 4 बारी ग्लेशियर, ये भी एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर की खास बात यह है कि केदारनाथ से 4 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। तो 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ केदारनाथ, केदारनाथ से 4 किलोमीटर उत्तर में है। और खास बात क्या है, गांधी सरोवर लेक बनाता है ये, गांधी सरोवर लेक फॉर्म करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आपके ये उत्तराखंड के ग्लेशियर हो गए इंपॉर्टेंट। और ग्लेशियर है क्या कहीं, बिल्कुल है, सिक्किम में है। सिक्किम के 2 ग्लेशियर याद रखो, एक जेमू ग्लेशियर है, एक जेमू ग्लेशियर है, और एक है हमारे पास बिल्कुल कंचनजंगा ग्लेशियर। जेमू और कंचनजंगा पूरा लिख लेना आप, कंचनजंगा, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा देख लिया करना, जेमू कंचनजंगा। ट्रांस हिमालयन ये कंप्लीट। ट्रांस हिमालयन में बेसिक आपने ये समझा कि क्या क्या है, काराकोरम है पूरा हमारा, ग्लेशियर्स है बहुत सारे, ठीक है। मेन काराकोरम के ग्लेशियर्स है, ये मैंने फिर फ्लो में पूरे ग्लेशियर बता दिए थे। इसके अलावा और क्या है हमारे पास यहाँ पे ट्रांस हिमालयन में, हमारे पास K2 है, काराकोरम रेंज में ही जो सबसे ऊंचा पीक है इंडिया का, पीओके में, ठीक है। इसके बाद अब ग्रेटर हिमालय आते हैं, बी पार्ट में हम वर्टिकल डिवीजन की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला हमने ट्रांस हिमालयन ले लिया। अब हम आते हैं ग्रेटर हिमालय में, तो बी पार्ट करके लिख लो ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में एक चीज तो आप ये नोट करो कि इसका दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री है। बृहद हिमालय हिंदी में बोलते हैं, नाम बृहद मतलब ऊपरी, ठीक है। सबसे ऊपरी तो ट्रांस है, पर जब हम हिमालयन की बात करें, ट्रांस को तो हम बोल देते हैं बहुत पुराना है, इसलिए इसको हम
वृहद बोलते हैं, क्योंकि हिमालयन रेंज में ये सबसे ऊपर है। ठीक, इसके बाद हम इसकी एवरेज हाइट की इनर हिमालय भी बोल सकते हैं, इसको इनर भी बोल सकते हैं, पर वृहद बोलना ज्यादा उचित है। हिमाद्री बोल सकते हो या फिर आप सिंपली ग्रेटर हिमालय बोलो। इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर है। 6100 मीटर, हाँ हिंदी में 6100 बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे 6100। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो तो देख लेना। 6100 मीटर, ठीक है। इसके बाद इसका विड्थ क्या है, 120 किलोमीटर से लेकर प्यारे बच्चों 190 किलोमीटर तक, 120 से 190 किलोमीटर तक ये वेरी करता है विड्थ वाइज, ठीक है। और इसका एक्सपेंशन कहां से है, इंडस नदी के गॉर्ज से। इंडस नदी गॉर्ज बनाती है, उस गॉर्ज से लेकर यहाँ पे नामचा बरवा पे एक गॉर्ज बनता है। नामचा बरवा कहाँ है, नामचा बरवा एक तरीके से आप कह सकते हो पास है। कहाँ का पास है, अरुणाचल प्रदेश का पास है। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे क्या है, नामचा बरवा। तो इस जगह से लेकर इस इंडस रिवर के गॉर्ज तक, इंडस रिवर का गॉर्ज कश्मीर में है, इस बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, या इस बीच में क्या है आपके पास ग्रेटर हिमालय फैला हुआ है। ये इसका डिस्टेंस हो गया या इसका फैलाव एक्सटेंशन हो गया, ठीक। और क्या हमें ग्रेटर हिमालय में पढ़ना है, और हमें ग्रेटर हिमालय में देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से पीक्स हैं। तो ग्रेटर हिमालय में बड़े लॉफ्टी पीक्स हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पीक हैं। अब मैं कुछ पीक याद दिलाता हूँ, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आपको पता है ये कुछ पीक। जैसे आपको एक पीक पता है माउंट एवरेस्ट, यही आता है। कितना है भाई ये, 8848 मीटर, ये इक्वल है लगभग 9 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो लगभग ये 9 किलोमीटर है, याद रखो माउंट एवरेस्ट आपका। वैसे तो माउंट एवरेस्ट का एग्जैक्ट याद रख लेना चाहिए। हाँ थोड़ा थोड़ा ये बढ़ भी रहा है, इसलिए कुछ लोग आजकल तो 8852 मीटर भी बोलने लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और कौन सा पीक है, तो कुछ पीक आप सुनते चले, आप लिख लें। कंचनजंगा है, कंचनजंगा तो यार लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे ऊंचा कह सकते हो। क्यों, क्योंकि पीओके वाला यदि आप ना कहो तो भारत में स्थित, क्योंकि पीओके तो भारत में स्थित कहाँ कहलाएगा, तो भारत में स्थित ये कहलाएगा 8596 मीटर। ये कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक। और कौन सा है, और एक है हमारे पास मकालू, नेपाल में है मकालू, ये भी बहुत ऊंचा है, नेपाल में है मकालू नाम का। नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट और नेपाल में ही है मकालू, ठीक। अब इसकी हाइट छोड़ो, बाकी ये इनसे छोटे हैं, ये ध्यान रखो। मकालू के अलावा और कौन कौन से हैं, और है हमारा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और कौन सा है अन्नापुरा, नंदा देवी, नामचा बरवा, ठीक है। तो नंगा पर्वत, नेक्स्ट है नंगा पर्वत। और कौन से पर्वत हैं ऊंचे पर्वत इसमें जो आते हैं, एक आता है नंगा पर्वत के अलावा अन्नापुरा, अन्नापुरा आता है इसी में, नंदा देवी आता है इसी में। ये सब देखो उत्तराखंड साइड है ये सब। नंदा देवी के अलावा और कौन से आते हैं, एक कामेट आता है, नामचा बरवा आता है। नामचा बरवा फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाएगा। कामेट, नामचा बरवा, ये सब पर्वत कहां आएंगे, इसी में आएंगे, ग्रेटर हिमालय में आएंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं। माउंट एवरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। कंचनजंगा पूछा जाए कौन से हिमालय में आता है, ग्रेटर में। मकालू नेपाल में है, नंदा, अन्नापुरा, अब नंदा देवी, नंदा पर्वत, ये सब आप अच्छे से देखो थोड़ा सा मैप में, उत्तराखंड में मिलेंगे आपको ये। कामेट, नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है। इन सब पे थोड़ा थोड़ा आप रिसर्च चाहो तो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ पीक और याद रखना चाहिए, त्रिशूल, इसके अलावा आपका बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ, इनका कुछ कुछ हिस्सा यहाँ भी है। बाकी केदारनाथ को मैंने आपको बताया था ऊपर काराकोरम में, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ देखने को मिलता है। नीलकंठ, त्रिशूल, केदारनाथ, ऐसे नाम है। इसके अलावा बछेंद्री पाल के बारे में आप सुना होगा, जानते होंगे। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, उनके बारे में थोड़ा सा याद रखिए। कब चढ़ी थी ये, 1984 में चढ़ गई थी। तो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है, याद रहेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा हम लोग यदि अब पढ़ें कि भाई इन दोनों को कौन अलग करता है, ग्रेट हिमालय को हमारे और मिडिल हिमालय को हमारे, जो लाइन अलग करती है बीच में, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम तो मैंने ITS-Z बता दिया, इसका नाम तुम और लिख लो। इसका नाम होता है बच्चों मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन, मुख्य, सेंट्रल, केंद्र, थ्रस्ट, बल, मुख्य, केंद्र, बल, नाम ही है इसका मेन सेंट्रल फोर्स, ठीक है। याद रहेगा, मिडिल हिमालय को और ग्रेटर हिमालय को सेपरेट करने वाला एक जोन या लाइन।
तो ये हो गया ग्रेटर हिमालय के बीच में। ग्रेटर हिमालय में इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा पर्वत है, नंगा देवी है, ठीक है, तो नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कॉमेट है, नामचा बरवा है, त्रिशूल है, कुछ और पर्वत भी हैं, त्रिशूल, केदारनाथ भी थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, नीलकंठ, ये सभी पर्वत श्रेणी आपको यहाँ मिल जाते हैं, पर्वत आपको मिल जाते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे पर्वत पे, मध्य हिमालय। आज ये पूरा हम कर रहे हैं वर्टिकल, कल फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल में डिवीजन कर लेंगे। तो मध्य हिमालय आप लिख लो पहले, तो इसे बोलते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय कहलाता है। और क्या है इसमें मध्य हिमालय में, इसके बारे में ये जानो कि इसको हम लोग क्या वो नाम से जानते हैं, हिमाचल या लेसर हिमालय। हिमाचल में है ये, हिमाचल हिमालय भी बोल सकते हैं इसे, लेसर हिमालय बोलते हैं। चलो अभी नाम पे मत जाओ, हिमाचल पे मत जाओ, मध्य ही बोलो, लेसर चाहो तो बोल दो। हाँ, और क्या बोलते हैं इसको, इसकी मैक्सिमम हाइट 4500 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट मिलती है, या एवरेज हाइट लिख लो 4500 मीटर, ठीक है, मैक्स हाइट है वैसे ये। विड्थ इसकी हमें मैक्स 100 मीटर तक, किलोमीटर तक मिल जाती है। तो ये मैक्स हाइट 4500 जाता है, ये थोड़ा लेसर है यार, कम है, और ये 100 किलोमीटर विड्थ जाता है, इतना याद रखना। वहां मैंने एवरेज बताया था, यहाँ मैं मैक्स बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ यहाँ पे माउंटेन रेंज है, कुछ यहाँ पे माउंटेन रेंज है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। कुछ माउंटेन रेंज बीच में है, और कुछ माउंटेन रेंज इंडिया साइड है, कुछ माउंटेन रेंज फिर नेपाल साइड है। इंडिया में कौन कौन से हैं, पीर पंजाल सुना है आपने, इसी में आता है बेटा। धौलाधर सुना है, इसी में आता है। बस लिख लो, इंडिया की लिख लो आप। एक तो पीर पंजाल, बिल्कुल याद भी कर डालो कौन कहां है, और धौलाधर, ये दो आपको मिल जाएंगे, पीर पंजाल, धौलाधर, ये इंडिया में मिल जाएंगे। क्या है इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लो। कश्मीर में है ये, झेलम और ब्यास नदी के बीच में, याद रखो ये झेलम नदी और ऊपर झेलम नदी है बच्चों, मैं आगे बताऊंगा आपको, और ये ब्यास नदी, इनके बीच में है ये पर्वत श्रेणी, झेलम ब्यास नदी के बीच में, पीर पंजाल में, कश्मीर में है ये। और धौलाधर के बारे में याद रखो कि धौलाधर जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में है, हिमाचल प्रदेश और नीचे उत्तराखंड, इनके बीच में है ये, ठीक है। नेपाल के देख लेते हैं, तो नेपाल में याद रखो, तो महाभारत तो एक पर्वत श्रृंखला है, बाकी तो ये भूलोगे नहीं, महाभारत तो हमारे इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो महाभारत पर्वत है एक, और एक नाग तिब्बा पर्वत है, NAG, नाग तिब्बत, नाग तिब्बत नहीं, नाग तिब्बा, नाग तिब्बा। तो नाग तिब्बा पर्वत और महाभारत ये कहाँ है, नेपाल में है। किस श्रेणी पर, हमारे तीसरे यानी मिडिल हिमालय पे आता है, ठीक। ये मिडिल हिमालय याद हो जाएंगे। और कुछ वैली भी है, सीधी सी बात है, पर्वत होते हैं तो कुछ वैलीज मिल जाते हैं, मनोरम दृश्य, सौंदर्य दृश्य दिखाते हैं। तो कौन कौन सी वैली है यहाँ पे, कश्मीर, स्पीति, लाहुल और कंगरा, ठीक है, कश्मीर, लाहुल, स्पीति, कंगरा, मनाली, कुल्लू, ये हो गए। मनाली आप जानते हो हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेटर और मिडिल हिमालय के बीच में है लगभग। और हिल स्टेशन भी है यहाँ पे, हिल स्टेशन भी लगभग वैली का ही फॉर्म करते हैं। कौन कौन से हिल स्टेशन है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, बसूरी है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है। अब दार्जिलिंग तो आपको पता होगा असम साइड है। तो ये आपके तो टोटल हो गए हिल स्टेशन और वैलीज, जो कहां है, मिडिल हिमालय में आते हैं। और क्या है, कुछ ग्रास लैंड भी है, अल्पाइन ग्रास लैंड, घास की भूमि भी है। ये भी दो भूमि है मेनली घास की, एक तो कहलाती है मार्ज, MARG, मार्ज कहलाती है, और एक कहलाती है घास भूमि बुग्याल या पयाल, बुग्याल या इसी को बोलते हैं पयाल। अब ये क्या है मार्ज, क्या है बुग्याल, ये थोड़ा सा याद रखिए, पूछा जा सकता है। मार्ज जो है वो गुलमार्ग और सोनमार्ग में कश्मीर की है, कश्मीर में गुलमार्ग में और सोनमार्ग इलाकों में ये पाया जाता है मार्ज नाम का ग्रासलैंड। और जो दूसरा है बुग्याल, वो उत्तराखंड में पाया जाता है। ये उत्तराखंड का है, ये कश्मीर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हो गए आपके ग्रासलैंड्स, ठीक, याद रहेगा। तो ये मिडिल हिमालय भी डन। अब चलिए आखिरी हम पढ़ लेते हैं, और हमारा नेक्स्ट हिमालय का हिस्सा है शिवालिक का हिस्सा, ठीक है। शिवालिक के बारे में एक आप तो उपनाम याद रखिए इसका, शिवालिक, मैनाक पर्वत भी बोलते हैं इसको, मैनाक पेरूपग मेरे हैं, मैनाक पर्वत, ठीक है।
मैंने एक पोएम डाला है अपने चैनल में, जिसमें मैंने रश्मि रथी को कवर किया है, जो आप सब जानते होंगे कि इस पर बहुत अच्छा खंड काव्य है, बहुत सुंदर खंड काव्य है, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो इस पर आप थोड़ा जाइएगा, उसको सुनिएगा। उसमें भी मैनाक मेरुपग मेले हैं, मैनाक की बात होती है। तो मैनाक वो एक्चुअल में शिवालिक की बात होती है। पहले प्राचीन काल में हम इसको मैनाक बोलते थे। ठीक, शिवालिक पर्वत की बात हो गई। ये सबसे नीचे वाला पर्वत है, सबसे नीचे वाला पर्वत है। अब इसमें जो जोन है उसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए, जो सेपरेट करता है। कौन कौन सेपरेट करता है? तो मिडिल हिमालय को, सबसे ऊपर ये मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? कौन सेपरेट करेगा? तो सबसे पहले तो ITSZ, फिर आ गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और इसका नाम आप याद रखो मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट करता है मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो याद रहेगा शायद आपको, तो ये याद रखें, मेन बाउंड्री फॉल्ट यहां लिख लें। चलिए शिवालिक के बारे में और सुनते चलिए। इसका सबसे रिसेंट पार्ट है ये हिमालय का, यानी सबसे पहले कौन बना होगा? ग्रेटर, फिर मिडिल, फिर बाद में जाके ये बना होगा, और सबसे पहले ट्रांस बना है। तो ये लेटेस्ट पार्ट है, मॉडर्न पार्ट कह सकते हो। हाईएस्ट पीक इसका कितना जाता है? ज्यादा से ज्यादा 1200 मीटर से ज्यादा नहीं जाता ये। और इसकी विड्थ की बात करें तो वो भी इसकी 50 किलोमीटर के लगभग है, यानी ये हाइट में भी कम है और विड्थ वाइज भी कम है। इसलिए यहाँ पे रहना शुरू हो जाएगा लोगों का जस्ट इसके नीचे से। ठीक, इसके अलावा क्या याद रखोगे? ये नॉट कंटिन्यूअस लाइक ग्रेटर एंड मिडिल, कंटिन्यूअस नहीं है, गया है फिर छूट गया है फिर गया है, ऐसा कुछ है इसमें। जबकि ऊपर की दोनों मिडिल और ग्रेट हिमालय कंटिन्यूअस है लास्ट तक। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पोटवार बेसिन ऑफ पंजाब से कोसी, पहले तो पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक कंटिन्यू है, पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक। इसके बाद कहां तक कंटिन्यू है? फिर उसके बाद इंटरमिंगल हो जाता है, कंटिन्यू एक पोटवार से कोसी, कोसी नदी मतलब आप कह सकते हो बिहार के इलाके तक। फिर उसके बाद ये मिल जाता है, किससे मिल जाता है? ठीक है, ये जाके मिल जाता है, आप कहोगे कि मिडिल हिमालय से। तो ये कहानी है। ठीक, तो ये बिल्कुल सेपरेट ना बोलो, बाद में ये मिल जाता है। ठीक है, तो मिले हुए ही है ये, वो तो मैंने आसानी हो जाए इसलिए मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए कि आपको समझना आसान हो जाए। ठीक, और क्या है इसमें? अनकॉन्सोलिडेटेड सेगमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स थिक ग्रेवल। अब सीधी सी बात है, रिवर्स के द्वारा जो ग्रेवल्स होते हैं वो सब ब्रॉड करके यहाँ पे वैलीज बनाते हैं, यहाँ भी फैलते हैं। यहाँ पे फिर बहुत सारी वैलीज बनती हैं, दून्स बनते हैं। यहाँ पे 2 चीजें बनती हैं बेटा, यहाँ पे दून्स और द्वार्स। तो ये 2 चीजें यहाँ बनती हैं। वही मैंने बताया ना कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रेवल्स लेके आती है कौन? नदियां। तो दून्स और दुआर्स बनते हैं। कौन कौन से दून्स है भाई? लॉन्गिट्यूडनल वैली है, कॉनिकल फॉरेस्ट है, स्मॉल ग्रासलैंड है। सुन लो आप दून्स कौन कौन से हैं। जो वेस्ट में होते हैं वो दून्स कहलाते हैं, और जो ईस्ट साइड पहुंच जाते हैं वो द्वार्स है। ऐसा रूल कहा जा सकता है, क्योंकि वेस्ट में है उन्हें दून बोला जाता है। कौन कौन से दून सुने हैं आपने? देहरादून सुना होगा, वेस्ट में ही है। और कोई दून जानते हो आप? सुन लो, फिर नहीं जानते हो तो देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, 3 दून याद रखो आप। देहरा, कोटली, पाटली, ये 3 दून है। और द्वार भी सुना होगा, हरिद्वार, ये ईस्ट साइड आ जाएगा, हरिद्वार हो गया। और भी द्वार है वैसे, हरिद्वार के अलावा भी है, पर मेन हरिद्वार है जो आपको याद होगा। तो ये आप याद रखो कि दून्स और द्वार्स कहां आते हैं? शिवालिक रेंज में आते हैं। ठीक, ये याद रहेगा। पॉपुलेटेड है, मैंने बताया था, पॉपुलेशन शुरू हो जाता है यहाँ पे। एग्रीकल्चर भी बहुत होता है। यहीं पे बेटा एक तेराई स्थान आ जाता है। क्या है तेराई? शिवालिक के जो नीचे का स्थान है ना, उसी को तेराई बोलते हैं, जहां लोग भी रह सकते हैं और जहां पे खेती वगैरह भी की जा सकती है। लेकिन मेनली ये इलाका इतना ज्यादा आप कहोगे कि डेंसली फॉरेस्ट यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इसके कुछ आगे के पोर्शन में खेती कर सकते हो, पर जिस स्थान को हम तेराई बोलते हैं वहां फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तो खेती का सोचो ही मत। लेकिन फॉरेस्ट होने का रीजन क्या है? उसमें ह्यूमिडिटी होगी, आप ऐसा समझो कि वो इलाका थोड़ा सा मार्सी टाइप का होगा, मतलब पानी वहां होगा, तब तो इतनी ज्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट आ गए, ऐसा समझो आप। शिवालिक है, पानी तो है ही, ऑब्वियसली नदियां जा रही हैं, तो शिवालिक के जस्ट नीचे जो पोर्शन है उसी को हम बोलते हैं तेराई। यहाँ डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है यहाँ पे, ऐसा याद रखो, ये याद रहेगा। वैली कौन कौन सी है यहाँ पे? कौन कौन सी घाटियां हैं शिवालिक से जुड़ी हुई? तो एक तो आपके पास ऊधमपुर वैली, कोटली वैली, कोटा वैली, पाटली वैली, चुंबी वैली, कियांडा वैली, कोटरी वैली। सुन लो भाई एक बार और,
कि कोटली पोटली सब ये वैली में ही आ जाएंगे, देहरादून ये सब वैली में आ जाएंगे। लेकिन मेन वैली में जब हम बात करें तो उधमपुर, कोटली, कोटली आया है, दून भी है, वैली भी है, पोटली भी आ जाएगा, ठीक है, कोटा भी आ जाएगा, कोटा वैली, चुंबी वैली है, जानी मानी वैली है। इसके अलावा आपका कियांदा वैली, कोटरी वैली, ये सब वैली आ जाएंगी जहां आप जा सकते हो, नेचर का आनंद ले सकते हो, नेचर की ब्यूटी को आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो ब्यूटी सिनारी के मामले में, ब्यूटी के मामले में, रादर पर्यटन में, टूरिज्म में बहुत आगे है अपना। आप हिमाचल का क्षेत्र ले लो, उत्तराखंड का ले लो, कश्मीर का क्षेत्र ले लो, ठीक है। इसी कारण से, क्योंकि वहां वैलीज हैं, साथ ही साथ वहां पे बहुत अच्छे दृश्य हैं जो आप देख सकते हो। ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स भी मैंने 2 बताए, ठीक है। तो ये हुआ आपका चारों माउंटेन वर्टिकल डिवीजन में, ठीक। कौन से डिवीजन में? वर्टिकल डिवीजन में। अब इसी का मैं आपको बताऊंगा हॉरिजॉन्टल डिवीजन, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली कौन से हिल्स हैं, ईस्ट में कौन से हिल्स हैं। तो कल हम करते हैं इसका, अभी वर्टिकल किया मैंने आज, कल हॉरिजॉन्टली में बता दूंगा कि ये चारों हिस्से हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। तो कल की क्लास में करते हैं फिर। ओके, थैंक यू क्लास।